वेलकम टू महामना एकेडमी। और आज हम तैयारी कर रहे हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो उसमें पहले मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको और अच्छे से अलाइन वे में पढ़ाया जाएगा और बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो हम पढ़ाई करते हैं। ओके, तो देखिए हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। तो नेशनल इनकम में हम ये जानते हैं कि कौन सी इनकम ऐड होती है और कौन सी इनकम ऐड नहीं होती है। तो ऐड देखिए हमारे पास दो इनकम होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो जो फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम जो है हमारे पास, तो ये क्या होती है, तो जो इनकम हम रिसीव करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो वही हमारे लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब। ठीक है, तो जो हमारा अगर हम कुछ देखें, ठीक है, तो देखिए हम या हम समझते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, उसके थ्रू अगर हम कोई सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, और हम सर्विस दे रहे हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है, इनकम। ठीक है, तो अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं और हमें मिल रहा है इनकम, ठीक है, तो अगर सर्विस के बदले इनकम मिल रहा है तो हमारा जो है ये दोनों तरफ से चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर इनकम होता है। जब हम कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कोई इनकम मिल रही है, यानी हमारी मेहनत का पैसा मिल रहा है, तो दैट इज फैक्टर इनकम। ठीक, अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है, तो ट्रांसफर इनकम वो होता है जिसमें हमारी कोई मेहनत नहीं लगती है, हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, स्टिल हमें इनकम मिल रही है। ठीक है, तो देखिए इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है इनकम, ये हमें मिल तो रही है, ठीक है, मिल तो रही है, बट हम कोई सर्विस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो जब हम कोई काम करके नहीं कमा रहे हैं, जब हम कोई काम करके नहीं कमा रहे हैं, दैट इज अवर ट्रांसफर इनकम, और वो हमारे इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल इनकम में सिर्फ वही चीजें इंक्लूड होंगी जो फैक्टर इनकम में आती हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि फैक्टर इनकम में आता क्या क्या है। तो फैक्टर इनकम में आता है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें आपके रेंट आते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये जो है आपको अगर ध्यान दे तो ये हमारे फैक्टर पेमेंट होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो सर्विस दे रही है, उसके बदले जो उसको पेमेंट मिल रहा है, जो उसको इनकम मिल रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक, अब ट्रांसफर इनकम में देखते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें जो इनकम मिल रही है वो ट्रांसफर इनकम है। ठीक, और ये जो है नेशनल इनकम में नहीं आती है। अब हम देखते हैं, या तो ये आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में भी मिल सकता है, यानी थ्रू गवर्नमेंट, और या तो फिर आपको अब्रॉड से भी मिल सकता है। मतलब आपको इनकम कहीं से भी मिल सकती है, बस ये है कि आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। वेरी सिंपल, सर्विस प्रोवाइड की है, इनकम मिला है, फैक्टर इनकम। सर्विस प्रोवाइड नहीं की है और फिर भी इनकम मिला है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। जो फैक्टर इनकम है, यानी जिसके लिए हमने मेहनत की है, वो चीज अगर हमें वापस मिल रही है, वो हमें इनकम के रूप में मिल रही है, यानी मेहनत वाली इनकम इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, और जो हमें ऐसे ही मिल गई है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक, अब इसमें आता क्या है, तो जैसे ओल्ड एज पेंशन मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिलती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, और पॉकेट मनी मिलती है। इसके लिए हम कोई मेहनत नहीं कर रहे, इसके लिए हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्टिल हमें मिल रही है, तो दैट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने ये तो जान लिया कि इनकम में क्या इंक्लूड होगा, क्या नहीं होगा। अब हम जानेंगे गुड्स के बारे में, क्या इंक्लूड होगा, क्या नहीं होगा, और गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल तो देखिए मेजर जो होता है, मेजर टाइप्स में अगर हम देखें तो इट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब फाइनल गुड्स क्या होता है, तो गुड्स जो कि या तो कंजप्शन के लिए यूज हो रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है। आप पहले नाम देखिए, फाइनल। फाइनल से क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास आया, मेरे ही पास रह गया, उसका यूज हो गया, जो भी हो गया वो मेरा है, मतलब लाइक मैं फाइनल कस्टमर हूं उसकी।
तो दैट इज फाइनल, ठीक है। तो अब देखिए कंजप्शन में होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। कंजप्शन यानी कि जैसे कि मैंने चीनी खरीदी तो मैं चीनी को कंज्यूम कर गई, ठीक है, वो मेरा कंजप्शन हो गया। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे कि मेरी फैक्ट्री है किसी चीज़ की, ठीक है, तो मैंने उसके लिए मशीन खरीदी। अब वो मशीन मैं रीसेल नहीं करूंगी, वो मशीन मैं यूज करूंगी, वो मेरे तक ही रहेगी, दैट इज माई फाइनल गुड। ओके, अब देखिए हम इसमें एग्जाम्पल देखने से पहले इंटरमीडिएट समझते हैं ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स में जो है आपका होगा या तो रीसेल के लिए होता है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। मेजर डिफरेंस देखिए, मेजर डिफरेंस क्या है कि जो फाइनल गुड है वो रीसेल के लिए नहीं होता है और ना ही उसका कोई प्रोडक्शन होता है, उससे प्रोडक्शन हो सकता है, उसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अगर शुगर की, ठीक है, तो अगर हम शुगर खरीद रहे हैं, अगर मैं शुगर खरीद रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसका जो भी करूँ, जैसे भी कंज्यूम करूँ, मैं अगर उसकी फाइनल कस्टमर हूँ तो दैट इज फाइनल गुड। अगर कोई रेस्टोरेंट वाला शुगर खरीद रहा है तो वो उस शुगर का कोई डिश बनाएगा, डिश बनाएगा यानी कि उसे यूज किया है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो वो जो है आपका वो इंटरमीडिएट गुड में आएगा। अगर किसी चीज से प्रोडक्शन हो रहा है या वो चीज रीसेल की जा रही है, यानी कि अगर चीनी खरीद के उसकी डिश बनाई जा रही है या फिर चीनी खरीद के मतलब कन्फेक्शनरी पर खरीद के उसे हम रीसेल कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड में आएगा। बट अगर उसे खरीद के मैं कंज्यूम कर ले रही हूँ तो वो आपका फाइनल गुड में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि कोई भी कंज्यूमर अगर कुछ भी खरीदता है, अगर कंज्यूमर खरीद रहा है तो दैट इज कंजप्शन गुड और फाइनल गुड, ठीक है। फिर आते हैं हम फॉर्म्स फॉर फाइनल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई फॉर्म कोई भी फॉर्मेशन कर रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, नई मशीनरी, नई प्लांट, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी खरीद रही है, ठीक है, तो दैट इज आपका फाइनल गुड। ओके, और फाइनल में जो होता है वो नाइदर रीसोल्ड, ये पॉइंट को आप बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ये रीसोल्ड नहीं हो सकती है। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, तो गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल, डिफरेंस, रीसेल होता है, इसमें रीसेल नहीं होता है। अब देखते हैं हम गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ओके, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, देखिए अब जो नेशनल इनकम होता है उसके फाइनल गुड में, एग्जाम्पल को और समझने के लिए पहले हम इसके और डीप थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि फाइनल गुड वो होता है जो या तो हम कंज्यूम कर ले रहे हैं या तो इन्वेस्ट कर ले रहे हैं उससे चीजें बनाने के लिए फर्म्स में, ठीक है। तो अब इस फाइनल गुड में दो चीजें आ रही हैं, मैंने आपको दो बातें बताई, तो हमारे पास दो चीजें भी हैं, दो इसके कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। तो पहला है देखिए कंजप्शन गुड, यानी कि अगर मैंने कुछ खरीदा, मैं अगर कस्टमर हूं तो जो कस्टमर जो कंज्यूमर खरीद रहा है दैट इज कंजप्शन गुड, और जो फाइनल गुड खरीद रहा है वो कैपिटल गुड, सॉरी कस्टमर नहीं कंज्यूमर, जो उसे कंज्यूम, देखिए डिफरेंस क्या होता है कि कंज्यूमर वो होता है जो जिसके पास वो चीज जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने किताब खरीदी, अगर खुद के लिए खरीदी तो मैं ही कस्टमर, मैं ही कंज्यूमर। अगर मैंने किताब खरीदी पर मैंने अपनी बहन के लिए खरीदी तो मेरी बहन कंज्यूमर है और मैं कस्टमर थी, ठीक है। जो कंज्यूम कर रहा है, जो यूज कर रहा है वो होता है कंज्यूमर, और जो खरीद के ला रहा है दैट इज अवर कस्टमर। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड में, कंजप्शन गुड यानी जो कंज्यूमर ले रहा है और कैपिटल गुड यानी कि जो इंडस्ट्री ले रही है, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन गुड जो है वो वांट्स को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सेटिस्फाइज द वांट। अब इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट विल बी ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक, ये सब हम यूज करते हैं, हमें ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, शर्ट वगैरह जो भी है हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसे रीसेल कर रहे हैं। अगर मैं ब्रेड खरीद रही हूँ तो मैं ही खाऊंगी, मैं उसे बेच नहीं रही हूँ। अगर मैं उसे बेच रही हूँ तो वो मेरा इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, और अगर मैं उसे खा रही हूँ, अगर मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ तो दैट विल बी आवर कंजप्शन गुड। ओके, ठीक है। तो देखिए अब कंजप्शन गुड में भी हमारे चार है, ठीक है, चार टाइप से हमने इसको कैटेगराइज किया है ताकि हम इसे और डीपली और थॉरोली पढ़ सकें, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन गुड में चार होते हैं, पहला होता है ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल नाम से ही पता चल रहा है यानी कि अच्छी खासी ड्यूरेशन मिलने वाली है, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि काफी समय तक चलने वाली जो चीजें होती हैं वो आपकी ड्यूरेबल गुड्स में आ जाती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ये स्मार्ट बोर्ड है, ये भी तो ड्यूरेबल गुड में आएगा ना, अगर मैंने एक बार खरीद लिया
तो आई थिंक ये 3-4 साल तो चलेगा ही। तो अगर इतनी चीजें इतने दिन तक चल रही हैं तो दैट विल बी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। अच्छा देखिए, अगर आप चाहें फॉर एग्जाम्पल तो आप अपने घर में भी चीजों को देख करके एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो मेरे पास टीवी है ये क्या है, ड्यूरेबल गुड है। अगर मैंने किताब खरीदी तो ये क्या है, ये आप सोचिए, ठीक है। फिर उसके बाद है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल है यानी कि ये ड्यूरेबल तो है पर उतना नहीं है, काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिटेड पीरियड के लिए यूज होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कि लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर होता है। जैसे क्लॉथ्स, क्रॉकरी, शूज, ठीक है। आपने मान लीजिए नए नए कपड़े खरीदे, बहुत खुश हो, ठीक है। आपने नए कपड़े खरीदे बट वो नया कब तक रहता है, वो कपड़ा लाइक पहनने लायक कब तक रहता है, 1 साल मुश्किल से, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका लगभग 1 साल चलता है या अप्रोक्स टू 1 ईयर, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। अब हम आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। तो नॉन ड्यूरेबल भी नाम से क्लियर है, नॉन ड्यूरेशन, नॉन ड्यूरेबल, यानी कि जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, यानी कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार में खत्म। लाइक मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स और पेपर। अब मैं ब्रेड खरीदी तो मैं अभी ब्रेड खा जाऊंगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे रखूंगी बहुत समय के लिए, वो बहुत समय तक चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा जो जिसकी ड्यूरेशन बहुत कम होगी दैट विल बी अवर नॉन ड्यूरेबल गुड, ठीक। अब हम आते हैं सर्विसेज पर। अच्छा देखिए, एक पढ़ा हमने जिसकी ड्यूरेशन काफी समय तक थी, दैट इज ड्यूरेबल। एक हमने पढ़ा जिसकी ड्यूरेशन कम थी, लगभग 1 साल के लगभग, दैट इज सेमी ड्यूरेबल। एक में ड्यूरेशन ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, आई खत्म हुई खत्म, नॉन ड्यूरेशन, ठीक है। अब हमारा एक जो गुड होता है वो गुड हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वी कैन जस्ट फील इट। दैट इज देखिए, डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज, यानी कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, दे कैन नाइदर बी सीन नॉट टच्ड, इसको हम फील कर सकते हैं। और ये सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ दे रही हूँ लाइक नॉलेज, राइट। हाँ, तो अगर मैं आपको दे रही हूँ बट ये दिख तो नहीं रहा है ना कि मैं आपको ऐसे अरे लो, ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्या है ये कि मैं आपको सर्विस दे रही हूँ टीचिंग की, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको समझता है, आपकी बीमारी को आपको बताता है, तो वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है। वो आपको दिख नहीं रही है बट वो आपको एक सर्विस दे रहा है, ठीक। और बैंक्स भी देती है। तो ये जो है आपके सर्विसेज होते हैं जो कि इनटेंजिबल गुड्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत टाइम के लिए ड्यूरेबल, 1 साल है लाइक लगभग, तो सेमी ड्यूरेबल। अगर कोई भी ड्यूरेशन नहीं है लाइक मिल्क ब्रेड है तो नॉन ड्यूरेबल, और अगर वो दिख नहीं रहा है बट हमें कुछ मिल रहा है दैट इज सर्विस, ओके। तो अब हम आते हैं कैपिटल गुड्स पर, ठीक है। ये जितने हमने 4 पढ़े ये सब हमारे कंजप्शन गुड थे, और अब हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड। और कंजप्शन कैपिटल क्या था, ये था हमारा फाइनल गुड का कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो अब कैपिटल गुड हमने कंजप्शन कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम फर्म में जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, सॉरी हम जो मशीनरी लगा रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, व्हाटएवर, तो वो जो है वो हमारा कैपिटल गुड्स में आएगा। दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ठीक है। अब प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट हम कुछ खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, ताकि हम उसको और अच्छे से क्या कर सकें, हम चीजों को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम कोई चीज किसी चीज से बना रहे हैं, लाइक शुगर से कुछ बना रहे हैं, किसी चीज से बना रहे हैं, शुगर से बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम उस चीज से बना रहे हैं दैट विल बी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। बट हम मशीन के थ्रू बना रहे हैं, बना चीनी से ही रहे हैं बट किसके थ्रू बना रहे हैं, मशीन के थ्रू, तो वो मशीन आपका फाइनल गुड में आएगा, दैट इज कैपिटल गुड में आएगा। तो जिस चीज से चीजें बन रही हैं वो आपका होगा फाइनल गुड में, और जिस चीज के मतलब जिस चीज का बन रहा है, लाइक शुगर का बन रहा है, तो दैट इज अवर इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो अब आपने इनकम और गुड्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। वैसे इंपॉर्टेंट तो वो भी है बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के ऊपर। अच्छा चलिए, ये सब बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये वर्ड देखिए, ग्रॉस और नेट, ये अब आपको कहीं भी मिले, ठीक है, कहीं भी, तो इसका क्या मतलब होता है। ग्रॉस देखिए, दैट इज ग्रॉस,
इज ऑलवेज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, अब इसको हम जो है उल्टा भी कर सकते हैं, दैट इज नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम आते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का जो कैपिटल है उसमें हम जो एडिशन करते हैं, जो हम इनपुट करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ऐसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिए हमने, क्या दिया हमने, कैपिटल स्टॉक में एक एडिशन दिया। अब हम खरीद ले रहे हैं मशीनरी या फिर हम इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स भी खरीद सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हम ले रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जब तक हमने कोई मशीनरी खरीदी और हम उसे ऐड करके हम अपना इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, बट हमारी जो मशीनरी पुरानी हमारे पास थी वो डेप्रिशिएट हो गई थी, हमने उसे माइनस नहीं किया है, हमने क्या किया है कि नई वाली भी ऐड कर दी है, पूरी इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। तो जब पूरी इन्वेस्टमेंट बताते हैं तो दैट इज ग्रॉस, ग्रॉस। ओके, यहाँ भी देखिए। उसके बाद हम आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पर। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड, यानी कि जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ओके, देखिए हमारे पास क्या है कि एक फॉर्म है मान लीजिए, ठीक है, और उस फॉर्म का ऑलरेडी एक फॉर्म है और फॉर्म के पास ऑलरेडी 1 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब हम उसमें और इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 20,000। ठीक है, अब ये जो मशीनरी है हमारे पास ये डेप्रिशिएट भी तो होगी, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है, वेट, ठीक है, तो 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन है। अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है, तो अगर हमें ग्रॉस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बस साइलेंटली ऐड कर देंगे, दैट विल बी 1,20,000। हमें डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, कितना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा है हम वो ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हमें डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नेट की, तो नेट में भी हम क्या करेंगे, पहले इसे ऐड करेंगे। ठीक है, 1,20,000, बट यहाँ डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक, तो हमारा कितना था 10,000, तो हमारे नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,10,000। मतलब क्या हुआ कि अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया नेट इन्वेस्टमेंट, और अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे हैं तो दैट विल बी अवर ग्रॉस। अब अगर हम इसमें रिलेशनशिप देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैं अगेन आपको बता रही हूँ और इस बार थोड़े अलग वे से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने ग्रॉस में देखा था, अब मैं आपको नेट करके दिखाती हूँ। तो हमने क्या डिफरेंस देखा कि ग्रॉस है, देखिए ग्रॉस है, यहाँ पे भी ये ग्रॉस है माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारा नेट आ जाएगा। ये आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको जीडीपी एनडीपी करना होगा तो आपको यही हेल्प होगी। ठीक है, ओके, तो अब हम आते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स पर। अभी हमने क्या सीखा, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, और अब हम आते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स पर। अच्छा देखिए, जब आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे, उसका मेजरमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें जो 3 मेथड होते हैं हमारे, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो वो तो आप सीखेंगे ही, बट उसके बाद आपको ग्रॉस टू नेट या फिर डोमेस्टिक टू नेशनल भी जाना होगा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये छोटी मोटी बहुत आती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इस पे बहुत ध्यान देना है, तो इसीलिए हम लोग पहले ये सीख ले रहे हैं, देन उसके बाद हम मेजरमेंट सीखेंगे, ताकि हम बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकें। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब ये बताइए कि टैक्स क्या होता है।
तो टैक्स वो होता है जो हम सरकार को देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, मतलब डिफरेंस जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे कि हम कुछ खरीद रहे हैं, लाइक मैंने एक बॉटल खरीदी, ठीक है, तो उस बॉटल पर कुछ तो जीएसटी रहा होगा। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी इज एग्जाम्पल ऑफ दैट, ओके। तो हम कुछ तो मतलब उस बॉटल पर जीएसटी दे रहे हैं, बट मुझे पता नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं। अगर आप बहुत मतलब जान रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट ऐसे जनरली अगर बात की जाए तो आपको नहीं पता आप कितना जीएसटी दे रहे हैं, और ना ही आपसे दुकान वाला अलग से मांग रहा है, वो तो इंक्लूडेड है उसमें, आपको पता नहीं है। आपने इनडायरेक्टली बॉटल के थ्रू दिया, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बॉटल के थ्रू दिया यानी इनडायरेक्टली दिया, तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स जो हम गुड्स और सर्विसेज पर देते हैं। इसका एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। अब देखिए सब्सिडी क्या होती है, तो अगर गवर्नमेंट हमसे कुछ ले रही है यानी हमसे टैक्स ले रही है तो हमें कुछ देती भी है, दैट इज सब्सिडी। सब्सिडी वो कुछ प्रोडक्ट पर देती है या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, लाइक खादी जो है उस पर भी दे सकती है, क्योंकि वो उस चीज को प्रमोट करना चाहती है। अगर चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ये सोचकर गवर्नमेंट जो है कुछ चीजों पर सब्सिडीज देती है, ठीक है। तो हो गया, अब ये गवर्नमेंट हमसे ले रही है, ये गवर्नमेंट हमको दे रही है, ठीक, ये हमारा बेनिफिट है, ये लॉस है। और ये अगर ऐसे देखें तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट ये है और लॉस ये है, यू नो, ठीक है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स पे आते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट टैक्स हमने समझा क्या होता है, तो विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। तो जो प्रोडक्शन और सेल हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, वो हमारा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पर जो टैक्स उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज अवर इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आते हैं हम सब्सिडीज पर। तो सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी इज इकोनॉमिक असिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो है फर्म्स और हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर के लिए भी दे सकती है, ताकि आपको इजीली चीजें अवेलेबल हो जाए, ज्यादा आपको महंगा ना पड़े, ठीक है। तो दैट इज सब्सिडी। अब देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या, हमने समझा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, फॉर्मूले पे आते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज कर रही है, जो हम दे रहे हैं, माइनस सब्सिडीज यानी जो गवर्नमेंट हमें असिस्टेंस दे रही है, जो हमें डिस्काउंट दे रही है कह सकते हैं आप जनरली, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपका आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि ये जो चीजें हैं जितनी भी, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर देखिए जैसे कि सब्सिडी है हमारे पास, तो अगर सब्सिडी ज्यादा हो गई और टैक्स कम हो गया तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव एनआईटी भी आ सकती है। तो इसीलिए आपको अगर कोई साइन में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा, ओके। फिर आते हैं हम फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस पर, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा एनआईटी ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, और अब हम आते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो ये फैक्टर कॉस्ट जो है वो होता है अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब जो इकोनॉमी है उसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो हो रहा है तो प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर ऑफ पेमेंट, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ उन्हें देना पड़ेगा, दैट इज देयर इनकम, ओके। और ये जो इनकम हम दे रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, कॉस्ट, ओके। तो दैट इज पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो देते हैं हम फैक्टर इनकम, और यू कैन से फैक्टर ऑफ पेमेंट, ओके। ये जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, कॉस्ट है, इसलिए ये हमारा क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ओके। फिर आते हैं देखिए कि मार्केट प्राइस क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द प्राइस व्हिच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड, ओके। अच्छा देखिए कि कोई चीज बना रहे हैं हम, ठीक है, लाइक क्या बनाए केक, ओके। सो अगर हम केक बना रहे हैं, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट जो हमारा होगा, ठीक है, मान लीजिए मुझे केक बनाने में लगभग 200 रुपए लगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है,
फैक्टर कॉस्ट, ठीक। और इस 200 रुपए में, ठीक है, इस 200 रुपए में मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक। मैं 200 रुपए में नहीं बेचूंगी, अगर मैं बेच दूंगी तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक। तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि इसकी मार्केट प्राइस बढ़ा दूंगी, और मैं इसे मार्केट प्राइस जो है वो कुछ और करके दूंगी, कुछ बढ़ा कर दूंगी। तो मान लीजिए मैंने रख दिया 250, ठीक है। तो जिस प्राइस पर हम चीजें सेल कर रहे हैं, जो हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है, वो हमारी मार्केट प्राइस है। मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस है, दैट इज मार्केट प्राइस, और जिस कॉस्ट में वो चीजें बन रही हैं, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारी लास्ट टॉपिक पर आज के, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको नेट ग्रॉस तो बता दिया, मैंने आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट भी बता दिया, और मैंने आपको एनआईटी भी बता दी, यानी कि ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे है, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक जो है और जो नेशनल है, उसके बीच अगर हमें अदला बदली करनी हो, अगर हमें डोमेस्टिक टू नेशनल जाना हो या नेशनल टू डोमेस्टिक जाना हो इन अवर फर्दर क्वेश्चंस, तो हम इसकी हेल्प से जाएंगे। तो पहले तो हम जानते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमें जो इनकम मिल रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, यानी कि हमने जो एक्सपोर्ट किया उसके बदले जो हमें इनकम मिली, ठीक है, तो वो हमारा जो है वो इन फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें मिला। उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखिए, हमने एक्सपोर्ट किया कुछ, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट किया, हमें पैसे मिले, तो हमने उसे एक जगह रखा। जैसे मान लीजिए कुछ एक्सपोर्ट किया और हमें कितना मिला, 1 लाख, ठीक है। अब हमें 1 लाख मिला। अब हमने क्या किया कि हमने इंपोर्ट भी किया, हमें भी तो जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, तो हमने जो इंपोर्ट किया वो तो हमें जो है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने कुछ इंपोर्ट किया तो हमने उसे पेमेंट की, यानी कि हमारे में से हमें माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए 80,000, ठीक है, ओके। तो अब हमने जो है 80,000 के प्रोडक्ट्स मंगा लिए, हमारे हाथ से 80,000 चला गया, हमारे हाथ में आया कितना था, 1 लाख, गया कितना, 80,000। तो जो हमारा बचा दैट इज 20,000, ये क्या है, तो जो 20,000 बचा वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, यानी कितना आ रहा है माइनस कितना जा रहा है, दैट इज अवर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको आप अच्छे से याद कर लो, इसका नाम नेट क्या, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। यहाँ देखिए फॉर्मूला आपका है एनएफआईए का, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। अब नेशनल इनकम, देखिए मैंने आपको भी बताया ना कि नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर आपका नेशनल है और आपको डोमेस्टिक जाना है तो आपको प्लस एनएफआईए करना होगा, और अगर आपको डोमेस्टिक सॉरी अब हाँ लाइक नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो प्लस करेंगे, और अगर डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो माइनस कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ आ रहा है कि एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो ऐसा देखिए हो सकता है कि हमने जितना एक्सपोर्ट किया, जैसे हमने एक्सपोर्ट किया था कितना, 1 लाख, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, दैट इज एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ठीक। या इसको नहीं, इसको आप ऐसे मत समझिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड है, ये हो गया 1 लाख, और ये हमारा क्या था, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो हमारा पहले जो है अर्न ज्यादा हुआ था तो हमें प्रॉफिट हुआ, हमारा जो है वो पॉजिटिव में आया। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कमाया 80,000, यानी कि हमने जो एक्सपोर्ट किया, हमें जो पेमेंट मिली वो मिली 80,000, पर हमें इस बार ज्यादा जरूरत पड़ गई चीजों की, तो हमने इम्पोर्ट ज्यादा किया, तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ा, तो ये हमारा हो गया 1 लाख। तो अब हमारा जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो दैट विल बी अवर
नेगेटिव NFIA। ठीक, अब ये 0 भी हो सकता है। मान लीजिए हमें जरूरत पड़ी 1 लाख की और हमें जो है हमने जो पेमेंट ली वो भी 1 लाख की ही ली, तो दैट इज सेम, इक्वल हो जाएगा तो 0 भी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि NFIA पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों होता है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ NFIA पे। तो बेसिकली देखिए ये चीजें आपको बस इसलिए दी गई हैं क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है नेशनल टू डोमेस्टिक चेंज करने के लिए, तो आपको ये तो पता है कि NFIA ऐड करते हैं, बट क्या होता है कि कभी कभी जो NFIA है वो इस नामों में छिप के भी आता है। मतलब NFIA डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा कि आपको ये निकालना है, ना ही आपको ये दोनों चीजें दी रहेंगी, कभी कभी हो सकता है कि आपको ये दिया रहे, तो आपको बस सिंपली इसे ऐड कर देना है। ये सब कंपोनेंट से आपको याद आने चाहिए। दैट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग्स। ये जो 3 चीजें हैं ये NFIA के कंपोनेंट हैं। तो अगर आपको NFIA नहीं दिया हो तो ये दिया होगा, ठीक है। और आपको ये जानना है कि ये तीनों जो है ये तीनों NFIA का है। अगर NFIA नहीं दिया हुआ है तो ये तीनों ऐड करेंगे। अच्छा देखिए कुछ क्वेश्चंस में ये भी होता है कि आपको NFIA भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सब नहीं ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, तब हम सिर्फ NFIA ऐड करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। अगर ये नहीं दिया हो तब के केस में है ये, और हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही दे या हो सकता है आपको तीनों दे दे। तो ऐसे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जितना दिया रहेगा आपको बस उतना ही ऐड करना है, और जो चीजें नहीं दी हुई हैं उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि अगर NFIA दिया है तो हमें इधर नहीं देखना है, और अगर NFIA नहीं दिया है देन वी विल लुक एट दैट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। तब आप बताइए कि इंटरमीडिएट गुड होता क्या है। तो इंटरमीडिएट गुड वो होता है जिसे हम रीसेल कर सकते हैं, है ना, और या तो फिर हम उससे चीजें प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज मोबाइल परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट। अगर आपने एक मोबाइल खरीदा तो वो आपका फाइनल होगा, क्योंकि आप इसे रीसेल नहीं कर रहे हो, ना ही उससे कुछ बना रहे हो, तो ये तो भाई गलत है, ओके। अब देखिए आते हैं कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। अगर घर में गाड़ी आ रही है तो आप ही यूज करोगे, ये भी नहीं है। फिर है सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स परचेज्ड बाय अ फार्मर। तो अगर फार्मर सीड और फर्टिलाइजर खरीद रहा है तो वो किस लिए खरीद रहा है, ताकि वो फार्मिंग कर सके, ताकि वो चीजों को और अच्छे से उगा सके। तो ये क्या होगा आपका, सीड और फर्टिलाइजर परचेज बाय अ फार्मर। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डी देखना ही नहीं है जब सी सही हो गया तो, बट अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप ये देख सकते हैं। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में कौन सी चीजें आएंगी, तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम में जो है सिर्फ फैक्टर इनकम आता है, ठीक, और जो है सिर्फ फाइनल गुड्स आते हैं, ओके। तो अब देखते हैं इसमें से क्या दिया हुआ है। तो शुगर परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो देखिए शुगर अगर खरीद रहा है रेस्टोरेंट तो क्यों खरीद रहा है, बताया था डिश बनाने को। तो डिश अगर बना रहा है शुगर से, मतलब उसका प्रोडक्शन आगे कर रहा है, मतलब क्या होगा कि वो इंटरमीडिएट गुड है, और इंटरमीडिएट गुड जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। फिर आते हैं हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो है हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज खरीद रही है, क्यों खरीद रही है, कंजप्शन के लिए। तो जहां कंजप्शन होता है वो फाइनल गुड होता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। जहां आंसर मिल जाए फिर नीचे मत देखो, आगे बढ़ो। बट अगर आपको थोड़ा बहुत लाइक कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है इन ऑप्शंस में से। तो पहला है बोथ कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स को हमने 2 चीजों में कैटेगराइज किया है। क्या क्या है, पहला है हमारा कंजप्शन गुड और दूसरा है हमारा कैपिटल गुड, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सही है, ओके। तो देखिए यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से कटा, ओके, और ये 3 हमारे पास बचा। फिर है इंटरमीडिएट गुड्स मोस्टली यूजेस रॉ मटेरियल। तो जो इंटरमीडिएट गुड है हम उसे क्या रॉ मटेरियल की तरह से यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम क्या आपको बताए थे कि अगर हमारे पास शुगर है और शुगर से कुछ बना रहे हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड है, तो शुगर वहां पर कैसे यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल की तरह, ठीक। तो ये जो है ये भी हमारा सही है।
फिर आते हैं कैपिटल गुड्स आर क्रूशियल बैकबोन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा आप ही बताइए, अगर किसी फर्म में मशीनरी नहीं होगी तो फिर वो कैसे चीजें बनाएगा, नहीं हो सकता, दैट इज वेरी क्रूशियल। तो कैपिटल गुड जो है हमारा बहुत ही क्रूशियल होता है, ये भी सही है। अब देखिए हमारे पास ए बी सी मिल गया, जब आपको ऑप्शन सही मिल गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट। ओके, बट अगर आप चाहो तो आप कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो, जैसे कि इसमें क्या दिया है, फाइनल गुड पास थ्रू एडिशनल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो नहीं भाई, फाइनल गुड लिखा है, नाम से ही क्लियर है कि ये फाइनल है, अब इसमें हमें कुछ और चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस, क्या कर मैच करना, ओके, तो नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है और किसी से पास नहीं होता है, तो ये क्या होता है, फाइनल गुड होता है। फाइनल गुड यानी कि ये ए हो गया। ठीक है, अब ए जो है वो गलत था। देखिए ये क्वेश्चन अब गलत हो गया है, तो इसे हम यहाँ पे एक सही ऑप्शन बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ए का फोर्थ हो गया। अब है कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, अब ये क्या होता है, गुड्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जहां कंज्यूमिंग की बात हुई तो वो हमारा हो गया कंजप्शन गुड्स। एक मिनट, ठीक है, ठीक। अब आते हैं ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टीयर। तो इससे आपको तो क्लियर हो गया होगा, आपने 11th-12th में आपने इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, सब में ये वियर एंड टीयर वर्ड सुना ही होगा। ठीक है, तो अब ये किस पे होता है, तो ये होता है हमारे कैपिटल गुड्स पर, सी। ओके, सी का 1। अब आते हैं हम यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज मटेरियल इनपुट्स। ठीक है, तो अगर हम कोई प्रोडक्ट को उसको यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू कुछ बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दैट विल बी आवर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी का सेकंड। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको अपने आंसर्स पे कंफर्मेशन होना चाहिए, अगर सीयूईटी के एग्जाम में भी कोई गलत क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसके लिए फ्री में मार्किंग की जाती है। ठीक, तो आपको बस पढ़ना अच्छे से है, और ऐसा अक्सर नहीं होता, ये बहुत रेयर है। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लेना कि मैं ही तेज हूँ। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और अब हम क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में, आप पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जितने भी हमने बेसिक टर्म्स पढ़ने थे हम पढ़ चुके हैं, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ सकते हैं। पहले फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम, देन हम न्यूमेरिकल करेंगे, और बहुत अच्छे से बहुत सॉर्टेड तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू।